स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं BFL एसेट फिनवेस्ट लिमिटेड की, और हमारे पास इसकी एक काफ़ी डिटेल्ड स्टॉक रिपोर्ट है, ट्रेंड लाइन की, DVM स्कोर वाली। जी हैं, DVM यानी ड्यूरेबिलिटी, वैल्यूएशन और मोमेंटम। तो आज हम इसी रिपोर्ट को खंगालेंगे और देखेंगे कि BFL एसेट फिनवेस्ट के बारे में सबसे ज़रूरी बातें क्या निकल कर आती हैं। बिल्कुल, पर हाँ, ये साफ कर दें कि ये सिर्फ जानकारी साझा कर रहे हैं हम, कोई निवेश की सलाह नहीं है ये। एकदम सही। तो चलिए ड्यूरेबिलिटी स्कोर से ही शुरुआत करते हैं। ये तो 100 में से 0 है, नॉट एलिजिबल दिखा रहा है। ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, चौंकाने वाला तो है। देखिए, ड्यूरेबिलिटी स्कोर कंपनी के लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता को देखता है। मतलब क्या कंपनी लगातार अच्छा पैसा कमा रही है, कर्ज कैसा है, कैश फ्लो ठीक है। अच्छा, तो 0 का स्कोर साफ बताता है कि कंपनी इन पैमानों पर अभी खरी नहीं उतर रही है। रिपोर्ट में भी देखें, मार्च 25 तक का सालाना रेवेन्यू 21.8% गिरा है। मतलब ROE सिर्फ 7.7% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE 10.8%। ये दोनों ही इंडस्ट्री के औसत से कम है। तो हाँ, ये आंकड़े कंपनी के वित्तीय सेहत पर सवाल तो उठाते हैं। लेकिन इसी रिपोर्ट में कह सकते हैं दिलचस्प मोड़ भी है। मार्च 25 वाली तिमाही में ऑपरेटिंग रेवेन्यूज पिछले साल की उसी तिमाही से 220.6% ज्यादा है। हाँ, ये कैसे? मतलब सालाना गिरावट और तिमाही में इतना बड़ा उछाल? हाँ, ये वाकई ध्यान देने वाली बात है। एक तेज उछाल जरूर है, लेकिन यहीं पर थोड़ा रुकना होगा। सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि इसी तिमाही में नेट प्रॉफिट जो है वो पिछले साल से 44.1% गिर गया है। अच्छा, रेवेन्यू बढ़ा पर प्रॉफिट गिरा। बिल्कुल। तो मतलब रेवेन्यू तो बढ़ा है, पर वो मुनाफे में तब्दील नहीं हुआ। हो सकता है बिक्री बढ़ाने के लिए लागतें ज्यादा बढ़ गई हों, या शायद कोई एक बार की ऐसी इनकम हो जो आगे न टिके। तो ये कंपनी की असली कमाई की क्षमता पर एक सवालिया निशान लगाता है। तो मतलब बुनियाद थोड़ी कह सकते हैं डामाडोल सी लग रही है। बिल्कुल। पर क्या कीमत के लिहाज से ये शेयर आकर्षक है? वैल्यूएशन स्कोर क्या कह रहा है? हाँ, अब वैल्यूएशन पर आते हैं। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। वैल्यूएशन स्कोर 100 में से 57 है। 57? जी, और इसे अफोर्डेबल वैल्यूएशन यानी किफायती मूल्यांकन माना गया है। और एक और दिलचस्प बात, ये अपने पियर्स यानी साथी कंपनियों में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा? अच्छा। हाँ। इसका प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशियो, जो बताता है कि कमाई के मुकाबले कीमत कितनी है, वो 10.8 है। ये इंडस्ट्री एवरेज से कम है। और प्राइस टू बुक वैल्यू PB, वो भी सिर्फ 0.8 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद शेयर की जो मौजूदा कीमत है ₹13.09 के आसपास, वो कंपनी की इन अंदरूनी कमजोरियों को देखते हुए कम है। हाँ, मतलब मूल्यांकन के हिसाब से तो यही लगता है। P बाय सेल जोन भी न्यूट्रल है, जिसका मतलब है कि शेयर ने लगभग 42% समय अपने मौजूदा P से नीचे ही कारोबार किया है। अगर सस्ता है तो फिर बाजार इसे हाथों हाथ क्यों नहीं ले रहा? मोमेंटम का क्या हाल है? मतलब बाजार का मूड कैसा है? देखिए, यहीं पर एक और विरोधाभास सामने आता है। मोमेंटम स्कोर सिर्फ 31 है 100 में से। सिर्फ 31? हाँ, जो कि टेक्निकली बेरिश यानी तकनीकी रूप से मंदी का संकेत है। और ये स्कोर भी अपने साथियों में सबसे कम है। ओहो, तो मतलब सस्ता है पर चाल कमजोर है। बिल्कुल। मोमेंटम स्कोर यही दिखाता है बाजार की धारणा और शेयर की कीमत का ट्रेंड। ये स्कोर बता रहा है कि शेयर अपने ज्यादातर सिंपल मूविंग एवरेजेस यानी SMA और सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यानी EMA, इन औसत मूल्य रेखाओं से नीचे ही चल रहा है। तो फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? कोई उम्मीद की किरण दिखती है वहां? देखिए, मिला जुला संकेत है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI वो 48 पर है, जो कि न्यूट्रल माना जाता है। ठीक है। लेकिन मनी फ्लो इंडेक्स MFI, जो पैसे के प्रवाह को देखता है, वो 24 पर है। ये ओवरसोल्ड जोन में है। ओवरसोल्ड मतलब इसे ऐसे समझें कि शायद बाजार में शेयर कुछ जरूरत से ज्यादा ही बिक चुका है, और कभी-कभी ऐसे लेवल से एक वापसी, एक बाउंस बैक की उम्मीद बन जाती है। अच्छा, तो थोड़ी उम्मीद है। हाँ, कह सकते हैं एक संभावना। लेकिन दूसरी तरफ मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी MACD, जो ट्रेंड की ताकत बताता है, वो साफ तौर पर एक मजबूत मंदी का ही सिग्नल दे रहा है। तो तकनीकी तस्वीर भी थोड़ी उलझी हुई है। अच्छा, ट्रेंड लाइन की अपनी चेकलिस्ट भी होती है, उसका स्कोर कैसा है? वो भी कोई बहुत शानदार नहीं है।
सिर्फ 31.8% पास है। ओह, वोटर ओनरशिप स्टेबल यस। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। हिस्सेदारी की बात आई है तो कौन कितना मालिक है इस कंपनी में, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है? जी, मार्च 2025 तक के आंकड़ों के हिसाब से प्रमोटरों के पास 27.1% हिस्सेदारी है और वो स्थिर है। बड़ा हिस्सा लगभग 72.9% वो पब्लिक यानी आम निवेशकों के पास है। रिटेल निवेशक ज्यादा है मतलब। हाँ, ज्यादातर रिटेल निवेशक। और एक बात और, इसमें विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs और घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs, इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं दिख रही है। अच्छा, तो मतलब बड़े निवेशक अभी दूर हैं इससे। जी, ऐसा लगता है। तो कुल मिलाकर अगर देखें, BFL एसेट फिनवेस्ट की कहानी काफी मिली-जुली सी है। एक तरफ वैल्यूएशन आकर्षक लग रहा है, सस्ता लग रहा है, तो दूसरी तरफ वित्तीय स्थिरता और बाजार का जो मोमेंटम है वो चिंता पैदा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। सालाना प्रदर्शन में गिरावट साफ है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर 0 है, तकनीकी कमजोरी भी दिख रही है। हाँ, मूल्यांकन आकर्षक लग सकता है, खासकर जब हम इसकी तुलना दूसरी कंपनियों से करते हैं, लेकिन वो जो तिमाही रेवेन्यू में उछाल दिखा था, उसे लगातार मुनाफे में बदलना वो एक बड़ी चुनौती होगी इनके लिए। तो आज की इस बातचीत से एक अहम सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या सिर्फ किसी शेयर का सस्ता होना ही काफी है, खासकर तब जब कंपनी की अपनी सेहत, उसके फंडामेंटल्स और बाजार का मूड दोनों ही कुछ ठीक न लग रहे हों? कहीं एक वैल्यू ट्रैप तो नहीं, मतलब सस्ता दिखने वाला सौदा जो असल में महंगा पड़ जाए? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और निवेशकों को इस पे जरूर सोचना चाहिए। हमेशा याद रखना जरूरी है कि मूल्यांकन तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा होता है। कंपनी की बुनियादी मजबूती, उसका मैनेजमेंट, इंडस्ट्री का हाल और बाजार की चाल, इन सब को देखना जरूरी है। बिल्कुल। तो खैर, आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही विश्लेषण के साथ।